So only this Priyanka is left now. So any development regarding agriculture, kuch anything you know, new something as you have come to know during the last week, कुछ ऐसा anything new to you, कुछ ऐसा है anything का भी आप बताया करो, something you must tell me कि क्या है, कोई नई रिसर्च, कोई नई प्रोग्रेस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, मतलब जनरल भी डिस्कस कर सकते हैं वही रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ रिलेशन तो बहुत ज़्यादा है हर जगह ही, हर फील्ड में एग्रीकल्चर का जो रिलेशन है वो रहेगा ही। तो है कुछ ऐसा एनीथिंग यू नो, कोई नई चीज़? क्यों अंजलि, कुछ ऐसा नया आपके एरिया में जहाँ कहीं पढ़ा हुआ आपने? है अंजलि, कुछ है नया? नहीं है? सर, नहीं। नहीं, कोई नोटिस में नहीं आता कुछ? पढ़ते नहीं कहीं कोई लाइन, कोई एग्रीकल्चर के बारे में कोई पता चले कुछ? हैं? अभी ये जो प्रोड्यूस की जो मार्केटिंग है, अभी मैं जैसे आई हैड गॉन टू, मतलब अमृतसर yesterday, तो वहाँ से मैं देख रहा था कि आई वाज नोटिसिंग ये जो राइस की जो हार्वेस्टिंग चल रही है, ठीक है ना, तो उसमें मैंने बड़ा माइन्यूटली उसको देख रहा था कि जो इस बार जो राइस की जो पराली है जिसको बोलते हैं ना राइस स्ट्रा, तो मैंने नहीं, आई हैव नॉट नोटिस्ड एनीवेयर कि कोई उसको जला रहे हैं, कि फार्मर्स आर बर्निंग इट, ऐसा कुछ मेरे नोटिस में नहीं आया जितना कि ये इसमें बताया जाता है कि, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा लगता है कि फार्मर हैज बीन एजुकेटेड, उसको उसने कुछ अडॉप्ट किया है टू सम एक्सटेंट कि आई शुडंट बर्न दिस राइस स्ट्रा। तो ये एक नई है, दिस इज द न्यू डेवलपमेंट, कि प्रैक्टिकली मैंने देखा था, आई हैड गॉन देयर एंड आई वाज वाचिंग while going to the अमृतसर and then coming back also। तो ये चीज़ें आप भी थोड़ा सा देखा करो कि अदर, क्योंकि कई बार मीडिया में जहाँ पोलिटिकली और मोर ओवर ये जो एजिटेशन है फार्मर्स की, जो धरने वगैरह हैं, तो ये भी कोई इतने नहीं, मेरे को आई डिडंट नोटिस, एक दो जगह ही था, ये टोल प्लाजा आता है ना एक नियर टू जाकोलाड़ी, तो वहाँ पे some farmers were sitting there but they were not agitating anything, they were not the hindrance to the public, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो ये सिर्फ ये है कि दिस इज ओनली द पॉलिटिकल इश्यूज आर देयर, ये मीडिया वाले भी बहुत दिखा देते हैं कि फार्मर्स आर डूइंग दिस थिंग और दैट थिंग। तो अभी तक भी इसका आपने नोटिस किया है इसके, ये जो प्रोटेस्ट है इसका भी अभी तक नो सोल्यूशन हैज कम आउट, और अभी 5 नवंबर को दे आर गोइंग टू ब्लॉक दिस नेशनल हाईवे। अगर आपको भी कहीं जाना है तो यू शुड नॉट गो 11 बजे पहले, वो आज भी पेपर में था कि 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाओ, नहीं तो देयर विल बी ग्रेट डिस्टरबेंस ऑन दी नेशनल हाईवे। तो दे आर गोइंग टू ब्लॉक दिस नेशनल हाईवे, ये करने जा रहे हैं। बट इवन देन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट केयरिंग फॉर ऑल दिस थिंग, क्योंकि ही इज थिंकिंग कि ये इज नॉट बैड फॉर दी फार्मर्स, ये जो हम एक्ट लाए हैं। तो ये था जो व्हाट्स एवर आई हैव कम टू नो अबाउट इट। तभी क्या, व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन दिस, ये जो आपका है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड, हैजिंग कर रहे थे ना, वी वर डिस्कसिंग हैजिंग। यस क्या सर। किया है? यस सर। हैज का ही किया है, बेनिफिट्स ऑफ हैजिंग किए हैं शायद।
कि व्हाट आर द डिफरेंट, यस सर, है ना, वहां तक किया था। तो दिस इज ऑल, ये आपने देखा होगा जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, हेजिंग कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल टू कवर दी प्राइस रिस्क, ठीक है ना। प्राइस का जो रिस्क है कि जो ट्रेडर्स को लगता है कि देर में भी फ्लक्चुएशन इन प्राइस, मेरे को कोई लॉस ना हो जाए, तो दीज आर ऑल मेजर्स टेकन बाय द ट्रेडर्स, ठीक है ना। ये ट्रेडर करता है, फार्मर इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन इट। वो फार्मर ने तो अपना प्रोड्यूस, फार्म का रिस्क तो अप टू रेजिंग ऑफ द क्रॉप है, और उसको मार्केटिंग तक उसका रिस्क है। देन रिस्क कम्स इन द हैंड ऑफ द traders the moment it is given to the trader, तो ट्रेडर्स रिस्क स्टार्ट, तो ट्रेडर का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है प्राइस फ्लक्चुएशंस का। So that's why these are different type of measures which are taken to control this price risk. तो we were doing this hedging, ठीक है ना। फिर आपका ये सिलेबस आई थिंक विल बी completed within our 2 lectures, अभी तो आपने देखा ही होगा। then we will go for revision, कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो विल टच दोस्त, जो कुछ कवर नहीं कर पाए आप बताना मेरे को, यू मस्ट टेल मी, कि कोई ऐसे हैं जो आपको अंडरस्टैंड ना हो, या कुछ जिनको हम दोबारा, फिर कुछ आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना, तो वी विल डू द रिवीजन, और ताकि यू कैन गेट द गुड मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। तो ये टुडे वी विल डिस्कस दिस, कंटिन्यू विद दी हेजिंग, ठीक है ना। हेज से जैसे पता ही है, यू ऑल नो कि हेज जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, दैट इज हेजिंग। जैसे हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द बाड़ लगा देते हैं, बाड़ ही कहते हैं ना उसको, कवर कर देते हैं, उसको फेंसिंग कर देते हैं, तो दैट फेंसिंग इज दी हेजिंग। अब आपका इसमें कंट्रैक्ट फार्मिंग का भी है, तो कंट्रैक्ट फार्मिंग इज आल्सो दी योर लास्ट चैप्टर इज देयर। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर ही अभी ये जो बिल पास हुआ है, ठीक है ना, जो थर्ड बिल है, जो फर्स्ट टू तो सॉरी, एक फर्स्ट जो है वो तो रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस का है, जिसमें लिबर्टी दी है फार्मर को कि दैट ही कैन सेल हिज प्रोड्यूस इन एनी मार्केट एट एनीवेयर, प्राइवेट ट्रेडर्स को दे सकता है, गवर्नमेंट को। और सेकंड जो बिल है इसमें, दैट इज ऑन कंट्रैक्ट फार्मिंग। अब कंट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई चीज नहीं है, दिस इज नॉट द न्यू मतलब टॉपिक इन एग्रीकल्चर, ये बड़ी देर से कंट्रैक्ट फार्मिंग इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन आपके भी इसमें है कंट्रैक्ट फार्मिंग का। तो अभी जो ये गवर्नमेंट जो बिल आई है कंट्रैक्ट फार्मिंग का, दैट इज ऑफ रीसेंट, मतलब विद मॉडिफिकेशंस आया है, मोड्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस आर देयर, ठीक है ना। अभी ये जो कंट्रैक्ट फार्मिंग का, दैट इज टू बी गिवन टू दी कारपोरेट्स। कारपोरेट्स होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े घराने के, उनको कॉर्पोरेट्स बोलते हैं। तो दे कैन एंटर विद एन एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट फार्मिंग विद द फार्मर्स, तो दे कैन टेक देयर प्रोड्यूस एट द फिक्स्ड प्राइस, जो फिक्स किया जाता है। तो फार्मर्स गेट द प्राइस इवन देन इफ देयर इज फेलियर ऑफ क्रॉप्स, तो फार्मर इज इंश्योर्ड अबाउट द प्राइस ही हैज टू गेट, उसको कोई रिस्क नहीं रहता फार्मर को। तो इन माय ओपिनियन दैट इज ए beneficial to the farmers, but to some extent the farmers are feeling कि ये जो लोग हैं, ये कारपोरेट्स वाले, दे विल टेक आवर लैंड्स इन देयर हैंड्स, तो हमारी जो ज़मीन है वो ले लेंगे और हमें इससे फ्री कर देंगे। दैट इज़ नॉट द केस, उसमें लीगल जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं दैट हैव बीन टेकन केयर, ठीक है ना। जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसका लिया गया है कि द कारपोरेट्स विल नॉट बी द ओनर ऑफ द लैंड, वो उसका ओनर नहीं होगा। दैट लैंड व्हेनेवर द फार्मर्स वांट टू गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, ही कैन गेट हिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड, उसका कोई जो कारपोरेट्स का है, जो उसका कोई उसका राइट नहीं रहेगा उसकी ज़मीन के ऊपर। तो ये एप्रीहेंशन जो है ये फार्मर्स की गलत है, ये मैं मतलब कई बार इसका बोला है।
तो नाउ कमिंग टू आवर दिस हेजिंग, आप ये सब समझ तो रहे हैं ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल दिस हाउ टू कवर द प्राइस रिस्क, Yes, ठीक है ना? इट्स वेरी सिंपल और एक न्यू है, दिस इज न्यू चैप्टर जो है, अच्छा है। दिस इज गुड कि आपको इसमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है हाउ, क्योंकि रिस्क को तो हम समझते हैं कि जैसे हमारा हेल्थ रिस्क है। पहले जो लोग थे जनरली, जो पीपल, मतलब जनरली स्पीकिंग, तो इंश्योरेंस को जो समझते थे, जो बीमा है, बीमा को अभी भी बहुत से जो लोग हैं जो गांव के, तो पर्टिकुलरली बीमे को जीवन बीमा ही समझ, जीवन बीमा, लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना? आपके जितनी जो, और इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन बना हुआ है, LIC। आज तक भी लोग अगर बीमा करवाना है तो बहुत से भी देखोगे आप, तो वो LIC का ही वर्ड सबके दिमाग में है। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे घी है, ठीक है ना? घी दो तरह का है, एक तो वनस्पति घी है और एक देसी घी है, ठीक है ना? वनस्पति घी को भी लोग जो है वो डालडा, ठीक है ना, तब उसका नाम डालडा घी है। तो वो कहते हैं जी डालडा ही, मतलब डालडा तो एक ब्रांड नेम था जो निकला था, एक्चुअली तो वनस्पति घी है ना। तो एक पुराना जो है ना एप्रीहेंशन दिमाग में आ जाती है कि यही है, लेकिन अभी तो डालडा नहीं रहा, डालडा के साथ में रथ आ गया है, फिर पाम आ गया है, कई तरह के कई कुछ है। सो मैनी वनस्पति ऑयल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन उसका जो नाम है उसको डालडा घी बोला जाता है, ठीक है ना? तो मतलब डालडा की इतनी, क्योंकि वो मोनोपली थी उसकी, तो ऐसे ही जो LIC है इसकी भी अपनी एक मोनोपली थी, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम जीवन बीमे की बात करते थे तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट LIC, लोगों के दिमाग में LIC आता था। अभी LIC अकेली नहीं रही, LIC आपने देखा कि सो मेनी कंपनीज, बजाज है वो भी करती है, yes, देन रिलायंस है वो भी करती है, ठीक है ना? और ये यूनाइटेड इंश्योरेंस है, ये जितनी भी है, दे आर डूइंग दी लाइफ बिजनेस आल्सो, अदर देन जो आपकी व्हीकल्स की इंश्योरेंस है ये भी करती है। तो अभी जो रिसेंट जो अभी डेवलपमेंट्स आई 2008-9 में, ठीक है ना, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गई। ये आपको मैं जस्ट आपका नॉलेज अपडेट करने जा रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गई, ठीक है ना? आपके अदर प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करनी, क्रॉप की इंश्योरेंस करनी, उसके साथ में हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस हैज गेन दी मोर इम्पोर्टेंस देन अदर इंश्योरेंसेस, कि आपकी जो हेल्थ है, तो क्योंकि आजकल टाइम के हिसाब से हेल्थ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ, ठीक है ना? अगर लाइफ आपकी खत्म हो गई तो ये खत्म हो गया सब कुछ, आपको क्या फायदा उसका? वो तो फायदा उसको मिलेगा जो बाहर पीछे रह जाएगा। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है तो यू मस्ट गेट सम ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना? तो हेल्थ इंश्योरेंस हैज गेन दी मोर इम्पोर्टेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सी कंपनीज आई हैं, तो इसका प्रीमियम नो डाउट इज मोर देन देट। मैंने जैसे मैंने अभी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है अपनी जो पेंशनर्स की, तो आई हैव पेड दी 24,000, मतलब फॉर 3 lakhs, 3 लाख के इंश्योरेंस के लिए मेरे को 24,000 रुपया देना पड़ा है 1 साल का, ठीक है ना? तो क्योंकि आई एम एट मोर रिस्क देन यू, यू आर द यंग पीपल, आई एम द ओल्ड पीपल, तो आई हैव द रिस्क अगेंस्ट मैनी डिजीजेस, लेकिन थैंक्स गॉड कि आई डोंट हैव एनी डिजीज सो फार। तो ये क्या है कि मैं टू कवर द रिस्क, ये 1 साल बाद खत्म हो जाता है, तो रिस्क को करने के लिए वी हैव टू पे द प्राइस एंड वी गेट द बेनिफिट फॉर दैट। तो यही है ना रिस्क। रिस्क का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम मोर, इफ वी टेक द मोर रिस्क, तो देन वी गेट द मोर बेनिफिट। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो वी विल नॉट गेट एनी बेनिफिट ऑफ दिस। ये जितना भी अब जो ट्रेडर्स हैं, ये जितना भी रिस्क लेते हैं, तो दे आर मतलब परचेजिंग एट योर लो प्राइस विद द एक्सपेक्टेशंस कि प्राइसेस जो है विल गो अप एंड दे विल अर्न दी प्रॉफिट। तो रिस्क ही है ना। तो इफ द प्राइसेस डजंट गो अप एंड अल्टीमेटली इट गोस डाउन, देन दे आर एट द लॉस, ठीक है? तो मतलब अल्टीमेटली रिस्क इज एसोसिएटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस। रिस्क जो है
प्रॉफिट और लॉस के साथ एसोसिएटेड है, इनहेरेंट करेक्टर है इसके अंदर। तो ये है कि ये था मैंने कहा कि ये अब जो धीरे धीरे सब सिस्टम जो है वाइड होते जा रहे हैं, दिस ओपन। तो मैं जो आपकी जो इंश्योरेंस है, जो बीमा है जो है, वो कई तरह का आ गया है। सो मैनी इंश्योरेंसेस आर। आप इसमें जैसे आपके हाउस होल्ड गुड्स हैं, हाउस होल्ड गुड्स को कि कहीं ये आपका मतलब कोई फायर ना हो जाए, कोई स्टॉर्म ना हो जाए, कोई ये अर्थक्वेक ना आ जाए, तो इसका भी जो सब है इंश्योरेंस हो जाती है। आपकी ट्रांजिट इंश्योरेंस, आप जैसे जाते हो, अभी आपने कभी, यू हैव नॉट नोटिस्ड इट, कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो, मैंने यू गो फॉर दी गेट द ट्रेन एंड गो समवेयर, तो आपका उसमें भी ऑटोमेटिकली जो आपकी टिकट है, टिकट के अंदर ही मैं उसमें जो कुछ पैसा आपका रिस्क कवर करने के लिए, कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको समथिंग यू लॉस योर लाइफ, तो आपके जो नेक्स्ट है उनको वो पैसा मिल जाएगा, तो आपकी इंश्योरेंस उसमें भी कवर्ड होती है। ऐसे बाई एयर जाते हो तो बाई एयर में भी आपकी इंश्योरेंस कवर्ड हो जाती है। तो अभी तो इवन दैट इज देयर कि अगर आप अकाउंट खोलते हो, ये सब मैं आपको बड़ी मतलब बता रहा हूँ। हम्म? तो अभी क्या है कि मैं ये सब मैं आपको विद एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें, अगर जैसे आप अकाउंट खोलते हो, बैंक में आप अकाउंट खोलते हो ना, यू गो टू द बैंक एंड ओपन द अकाउंट, तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि आपको क्या दे रहे हैं, वो आप पूछा करो। तो आपका उसमें ऑटोमेटिकली आपको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, आपको एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, आपको ट्रैवलिंग कवर मिल जाता है अगर बाई ईयर जाते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मतलब आजकल बहुत कुछ इंश्योरेंस। अगर दूसरा ये जो आप अपने पेरेंट्स को भी बताना, जो मैं अभी एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो यू गेट योर नॉलेज अपडेटेड ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो। या आपका जो गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, गैस सिलेंडर जो आप खरीदते हो 670 का, आजकल आई थिंक इट इज़ विदाउट सब्सिडी 670 का आ रहा है, उसके ऊपर सब्सिडी आती है ना आपके अगर अकाउंट में Yes, आती sir. है, ठीक है ना। एलपीजी का जो सिलेंडर खरीदते हो तो इसके साथ जो सब्सिडी है दैट, इसको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कहते हैं, डीबीएस। क्योंकि आपको सब्सिडी कैश ना दे के आपके अकाउंट में सब्सिडी जाती है। तभी बीच में उन्होंने कर दिया था कि दे हैव रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ द सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर था, तो आपको कैश सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी अभी, जो एक दो दिन महीने पहले। तो आपको सिर्फ 30 रुपये सब्सिडी आपके अकाउंट में जाती थी। तो ये गवर्नमेंट कई बार देखती है कि ड्यू टू, क्योंकि वो इसलिए कि अभी महंगाई ज़्यादा हो गई थी ड्यू टू द कोरोना पीरियड, तो आपको पैसा ये एट ए टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर आपको पैसा आएगा, तो उन्होंने इमीडिएटली आपके हाथ में पैसा दे दिया। समझ रहे ना ये बात को, कि जैसे कैश स्पॉट, जो मैंने अभी स्पॉट कैश की जो बताया था आपको परचेज होती है, तो आपको उसी टाइम ही वो दे दिया। अभी ये है, अब जो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो गैस सिलेंडर है, ठीक है ना, गैस सिलेंडर में भी आपकी इंश्योरेंस कवर है। अगर गैस सिलेंडर फट जाता है, जहाँ उससे कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आग लग जाती है, तो वो आपको जो इंडियन ऑयल कारपोरेशन का अगर आपका वो सिलेंडर है, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने आपकी इंश्योरेंस करवाई हुई है। वो जो आपसे पैसा ले रहा है तो उसके अंडर ही है। तो कल को कोई ऐसी बात हो जाती है तो जो जस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं है, तो ये होना तो नहीं चाहिए किसी के साथ। आई डोंट से कि दिस हैपेंस टू समबडी, लेकिन जनरली इट हैपेंस, ठीक है ना। कभी हो जाता है तो आस पड़ोस वालों को भी पता होना चाहिए। इमीडिएटली यू रिपोर्ट द मैटर टू योर, जहाँ से आपकी गैस एजेंसी से आया है, ठीक है ना, सिलेंडर। अगर आपके उससे कोई हो गया, घर में आग लग गई है, कोई कैजुअलिटी हो गई है, तो अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हो, कुछ हो जाता है, तो आपको उसमें फुल कवर मिल जाता है, जितना भी आपका ट्रीटमेंट हुआ, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस है। वो इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने आपकी ग्रुप इंश्योरेंस करवाई हुई है, ठीक है। तो ये दिस इज द लेटेस्ट, ये कई बार नहीं आपको मालूम होता, तो दिस इज इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। तो अभी ये कल मैं देख रहा था कि
सुन रहा था कहीं पे ऑन द टीवी आल्सो कि नाउ दे इंट्रोड्यूस्ड, ये आपका जो एलपीजी का गैस सिलेंडर आप बुक कराते हो, अभी ऑनलाइन करवाते हो ना बुक, तो बुक को ऑनलाइन करते हो तो इट इज बुक्ड, और आपके आ भी जाता है मैसेज कि इट हैज बीन बुक्ड। लेकिन अभी इसके साथ में जो डिलीवरी है वो भी आ जाता है कि दिस इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड टू यू एट सच एंड सच टाइम। और फिर ये जब डिलीवर हो जाता है तो ये भी आ जाता है कि दिस सिलेंडर हैज बीन डिलीवर्ड। तो गवर्नमेंट ने इसको Yes. इसका मिस यूज, मेरे ख्याल कई जगह उनको लगा है कि देर इज सम मिस यूज ऑफ इट। तो अभी क्या है कि जो मेरे भी अभी नॉलेज में कल ही आया कि इसमें जब आप व्हेन यू विल डू दी बुकिंग, तो इसमें आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी, ओटीपी जानते हो ना, वन टाइम पासवर्ड। Yes. जब आप बुक कराओगे तो देर विल बी ओटीपी ऑन योर मोबाइल, और जब आपका वो सिलेंडर देने वाला आएगा, आपको डिलीवर करने वाला आएगा, तो वो आपका ओटीपी देखेगा आपके ऊपर, उसके ऊपर। तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब इसमें रिसेंटमेंट हुई है कि हाउ दी, जिसके ऊपर आएगा वो तो घर में बैठा रहे फिर सारा दिन, कि अभी ये डिलीवरी बॉय आ रहा है तो उसको ओटीपी दिखाना है तो तभी हमें सिलेंडर मिलेगा। तो दे मे विड्रॉ दिस एक्स्ट्रा जो प्रिकॉशन है, ये एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन है कि दिस सिलेंडर गोज इन टू दी राइट हैंड। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है ना, उनको लगा होगा कि दे मस्ट हैव फेल्ट इट कि रॉन्ग प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन इन डिलीवरी, को ये जो डिलीवरी बॉयज हैं ये कहीं गलत दे रहे हैं सिलेंडर वगैरह। तो हो सकता है कि दिस इज नॉट कन्वीनियंट टू द पब्लिक, दैट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मे बी विड्रॉन। ठीक है, हो सकता है। तो ये था कि दिस इज, ये मैं आपका जो करंट है रिगार्डिंग इंश्योरेंस के, बिकॉज आई नो ऑल दीज थिंग्स, तो मैं आपको बताता रहता हूँ मैं उसको कि अभी आपको बड़े हैरानी होगी कि जितने ये करोड़पति आप देखते हो, यू सी दिस करोड़पति हैं, Yes. तो मैं उसके बहुत से क्वेश्चंस के रिप्लाई दे देता हूँ। अनलकी कि मैं वो उसको ज्वाइन नहीं करता। कल ही उसमें जो क्वेश्चंस थे जो मैं देख रहा था कि वो एक So क्वेश्चन you आपका should एग्रीकल्चर also से, join na. एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही था कि अभी जो नोबेल प्राइज है वो किस को मिला Mm-hmm. है। ठीक है ना, तो उसमें एक था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो मैंने अभी पढ़ा था, तो आई क्विकली रिप्लाई टू दैट। ये अभी करंट ही है, 2020 का जो नोबेल प्राइज है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एफए को जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 88 कंट्रीज को उसने सप्लाई किया है फूड, और कितनी 46 करोड़ पॉपुलेशन को। तो ये उसमें करोड़पति में क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ये क्या है कि दिस इज द करंट टॉपिक्स का, आई ऑलवेज गेट इन टच विद करंट टॉपिक्स। तो मैं, मेरा ये सिर्फ आपको कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि मैं ही मतलब हूँ इसमें, बहुत से लोग हैं। तो ये आप यू मस्ट गेट इन टच विद द करंट टॉपिक्स। आप, मैं तो टीवी में या कहीं ना कुछ न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में तो देखता रहता हूँ, जब तक मैं उसको पढ़ नहीं लेता, इवन आई डोंट गेट सेटिस्फाइड। तो आप देखा करो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि जितना भी टाइम मिलता है आप इसको जरूर पढ़ो। तो नाउ कमिंग टू, क्योंकि मैं ज़्यादा आपके साथ जनरलाइज हो जाता हूँ सिर्फ ये इसीलिए कि नाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर डिग्री विद इन 1 ईयर, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यू विल गो फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसमें जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना, Yes. करंट अफेयर्स की बड़ी मुश्किल आती है। करंट अफेयर्स जो, ये नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ के उसको कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर लोगे। करंट अफेयर्स तो आपके दिमाग में जैसे जैसे आते जाते हैं उनको रखते जाओ। तो ये एक हैबिट बना लो अभी से ही, 1 साल अभी आपका है तो आप उसको करो, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप एक बार उसकी तैयारी ये कर लेते हो तो यू कैन गेट थ्रू मैनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। तो Okay. ये जो है कि नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली, जो भी जनरल फील्ड्स हैं, इवन हिस्ट्री है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी स्कीम्स हैं, बहुत कुछ है, लॉट ऑफ नॉलेज इज देयर। तो आप जरूर इसको गेट इन टच, जहाँ भी आपको कोई चीज़ मिलती है। मेरे को तो कुछ भी हिंदी के भी पेपर में कुछ मिलता है तो मैं आई ऑलवेज गो थ्रू इट, जबकि मेरे को अभी कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना, कुछ नहीं करना। तो लेकिन फिर भी मेरा अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि आई डोंट वांट कि कल को कोई ऐसी चीज़
मेरे हमेशा यही दिमाग में रहती है कि कल को कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मेरे को पता ना हो। मैं बैंकिंग रिलेटेड कोई चीज़ जो है उसका अपडेट नॉलेज जरूर रखना चाहता हूँ, और ये मेरी हॉबी है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यू मस्ट आल्सो गेट इन टच। यही बात है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिकॉज दे डोंट हैव द करंट अफेयर्स नॉलेज। ठीक है ना, करंट अफेयर्स का नॉलेज नहीं रहता। और करंट Yes, sir. जो है चीज़ों का ही मतलब है वैल्यू है, जो ओल्ड होती जाती हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो ओल्ड फैशन हो रही हैं, वो उसका तो वैल्यू नहीं रहता। ठीक है ना ना कमिंग टू फॉर जो इतना भी हमारा टाइम बचा है, तो कमिंग टू दी अवर हैजिंग। ठीक है ना, हैजिंग का जो मैं उसका एग्जांपल भी एक हम कवर करेंगे। तो हैजिंग के वी हैव कवर्ड दी बेनिफिट ऑफ दी हैजिंग। और हैजिंग इट में ये था कि वन जो इसका बेनिफिट था, इट प्रोटेक्ट्स दी हैजर फ्रॉम सस्टेनिंग लॉस एंड अनेबल्स फर्म्स टू अर्न इट्स नॉर्मल ट्रेड प्रॉफिट। ये क्या लिखा हुआ है ना आपने? No, sir. We have done only definition of hedging. अच्छा, डेफिनेशन ही किया। Yes. हाँ, तो मीनिंग, हाँ, बेनिफिट्स ऑफ हैजिंग यू हैव कवर्ड दिस मीनिंग। हैजिंग इज एग्जीक्यूटिंग अपोजिट सेल्स और परचेज इन द फ्यूचर मार्केट। ये वाला किया होगा ना? Hedging is executing opposite sales or purchase in the future market, offset the purchase or sales of physical products made in Made the in the cash market. cash market। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आता है, hedging is based on two assumptions। आप ये लिख लो, hedging is based on two assumptions। hedging जो है ये दो assumptions के ऊपर बेस है। वन इज hedging is based on two assumptions। First is the future and cash commodity prices. So this is based on two assumptions. First is the future and cash commodity prices. Future and cash commodity prices move up and down together. Move up and down together. That is the basis of price changed. Future and cash commodity prices move up and down together. That is the basis of price changes. The basis of price changes remains unchanged. Basis of price जो है वो that remains unchanged, लेकिन future and cash commodity की जो prices हैं that moves up and down। तो second जो assumptions हैं, the mechanism of hedging includes the mechanics of hedging include the mechanics of hedging includes the making of simultaneous transactions. Simultaneous transactions, but of opposite nature। ये आगे एग्जाम्पल में बताएंगे, अगर कोशिश करूँ मैं आपको समझाने की। But of opposite nature in the future and cash market। In the future and cash market। तो इसमें देखो जो सेकंड जो फर्स्ट था कि ये दो एजम्पशंस हैं। इसमें फर्स्ट है कि फ्यूचर एंड कैश कमोडिटी प्राइसेस मूव अप एंड डाउन। मतलब जो हमारी कैश जो परचेज करते हैं और जो फ्यूचर परचेज करते हैं उसमें चेंजेस आता है, प्राइसेस में मूव अप भी करता है डाउन भी करता है। लेकिन जो बेसिस है प्राइस चेंजेस का, जो प्राइस चेंजेस का बेस है वो दैट रिमेन्स अनचेंज, जो भी बेस है उसका। तो नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैकेनिक्स ऑफ हेजिंग इंक्लूड्स, जो हेजिंग का जो है इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस। साइमल्टेनियस मींस कि एक ही टाइम पे
दो तरह की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है हेजिंग में। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं कोई चीज सेल कर रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं परचेज भी मेरे को करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये साइमल्टेनियसली द मैकेनिक्स ऑफ हेजिंग इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शंस बट ऑफ अपोजिट नेचर। जैसे मैं सेल कर रहा हूं तो फिर मेरे को परचेज भी करना है, दैट इज अपोजिट नेचर। ठीक है ना। इन फ्यूचर एंड कैश मार्केट, एक तो मेरे को जो स्पॉट मार्केट कैश मार्केट मीन्स होता है स्पॉट मार्केट, और एक जो फ्यूचर मार्केट है उसमें भी करना है। तो मेरे को मतलब दो तरह का हेजिंग में दो तरह की ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, दोनों अपोजिट में होंगी। अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो परचेज करना है, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरे को सेल करना है। तो दैट इज एक कैश मार्केट में करना है, एक फ्यूचर मार्केट में करना है। तो ये इसकी दो जंक्शंस लेके चलते हैं। एक आगे आप एग्जांपल करेंगे फिर उसमें क्लियर होगा, कुछ है बड़ा टीडियस सा ये। तो बेनिफिट ऑफ हेजिंग। अब हेजिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेजिंग? तो हेजिंग के बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट इज it protects the hedger it protects the hedger from sustaining loss. It protects the hedger from sustaining loss and enables him to earn his normal trade profit. It protects the hedger, जो मतलब hedger means कि जो hedging कर रहा है, it protects the hedger from sustaining loss, कि उसको लॉस ना हो, and enables him to earn his normal profit. ये तो इसका पर्पज ही यही है ना हेजिंग का। तो नेक्स्ट इज हेजिंग enables him to keep the hedging enables him to keep the trade margins at a lower level. Hedging enables him to keep the trade margins at a lower level because there is no risk. तो मतलब ये देखो, ये इसमें क्या बड़ी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो सेकंड लाइन है, हैजिंग enables him to keep the trade margins at low level. मार्जिन का मतलब यही होता है प्रॉफिट। तो जो हैजर जो हेजिंग कर रहा है वो अपना जो ट्रेड मार्जिन है, ट्रेड मार्जिन जैसे कोई भी चीज मैंने 10 रुपए में ली तो मैं उसको 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो जो 5 रुपए है दैट इज माई मार्जिन। ठीक है ना। तो ये जो हेजर है ये ट्रेड मार्जिन अपना बहुत कम रखता है। जैसे 10 रुपए की चीज ली तो हो सकता है वो 12 रुपए में बेचे। ठीक है ना, क्योंकि उसने हेजिंग की हुई है। देयर इज नो रिस्क टू हिम, प्राइस का उसको कोई रिस्क नहीं है। ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेजर्स enables him to make the trade margins at lower because there is no risk. And third is hedging facilities, hedging facilitate the financing of hedging facilitates inventories, the financing of inventories of stored commodities. Hedging facilitates the financing of inventories of stored commodities to the maximum possible extent. And next is hedging is employed. ये तीन जो बेनिफिट्स थे ये कवर्ड कर लिए हमने। नेक्स्ट जनरल है। hedging is employed by many traders. Hedging is employed by many traders to protect themselves against losses, to protect themselves against losses due to market price fluctuation, due to market price fluctuations by executing cash purchases and
सेल्स प्रैक्टिकली जो मैंने पहले बताया, बाय एग्जीक्यूटिंग कैश परचेजेस एंड सेल्स प्रैक्टिकली simultaneously with future transactions in the opposite side. ये हम एक एग्जांपल करेंगे ना, फिर समझ आएगा। हो सकता है एग्जांपल हम आप नेक्स्ट ही लेक्चर में करें। साइमल्टेनियसली विद फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इन द ऑपोजिट साइड। भी आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको एग्जांपल क्लियर करूंगा। इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ मेनली the two contacts. It is the performance of mainly of an opposite, two contacts of an opposite, though Sir, making contacts of an opposite, mainly the two contacts of an opposite, फिर कॉमा, दो th although जिसको बोलते हैं, although corresponding nature at the same time, although corresponding nature at the same time, one in the spot market, one in the spot market, जहां पे आपकी जो सेल और जो उसकी प्रोसीड्स हैं वो आपको इमीडिएटली मिल जाती हैं। वन इन द स्पॉट मार्केट where the commodities physically is handled, where the commodities is physically handled, and the other in the future market, and other in the future market where the commodity exchange take place. वहां फिजिकल हैंडलिंग नहीं है, कम्युनिटी एक्सचेंज ही होती है बस, where the commodity exchange take place. In short, अगर संक्षिप्त रूप में बात करें, in short, there are two opposite responsibilities. There are two opposite responsibilities balancing each other. Two opposite responsibilities balancing each others. अब आप एक ये लिख लो, फिर मैं ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्लियर करेंगे। सपोज ए कॉटन ट्रेडर, एक एग्जांपल है ये, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी समझ नहीं आएगी। सपोज ए कॉटन ट्रेडर है, वो एक कॉटन ट्रेडर कंट्रैक्ट से डील, वो एक डील कंट्रैक्ट करता है। कॉटन ट्रेडर जो है, एक कॉटन ट्रेडर कंट्रैक्ट ए डील विद सम ओवरसीज फर्म, ठीक है ना। एक जो कॉटन ट्रेडर है जो इंडिया में है, वो कंट्रैक्ट करता है डील विद सम ओवरसीज फर्म, ओवरसीज जो दूसरे देश में है, विद सम ओवरसीज फर्म, दूसरी फर्म के साथ डील करता है। इन फरवरी 2010, इन फरवरी 2010 में उसने डील की। टू किस चीज की डील की उसने? टू सप्लाई 1000 क्विंटल्स ऑफ कॉटन लिंट, टू सप्लाई, जो इंडिया में है, इंडिया में जो ट्रेडर है उसने उसके साथ डील की, फॉरेन जो ट्रेडर्स है, कि वो उसको टू सप्लाई 1000 क्विंटल्स ऑफ कॉटन लिंट, 1000 कॉटन लिंट उसको देगा एट ए प्राइस ऑफ रुपीज 4,200 per quintal, at a price of rupees 4,200 per quintal, to be shipped in मई 2010। हाँ देखो ना,
कि एक इंडिया में ट्रेडर बैठा है, उसने जो फॉरेन का ट्रेडर है, जैसे कोई इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में 4200 सॉरी 1000 क्विंटल कॉटन भेजनी है उसको, लेकिन जो उसने एग्रीमेंट किया है वो फरवरी 2010 में कर रहा है, ठीक है ना, एग्रीमेंट जो सेल का कर रहा है फरवरी 2010 में, लेकिन उसकी सप्लाई जो है वो कब देनी है, मई 2010 में, ठीक है ना। तो फिर क्या करेगा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अब वो जो इंडिया में ट्रेडर बैठा है अपने आप को प्रोटेक्ट, क्योंकि उसने उसको 100 रुपए क्विंटल में देनी है ना, अब उसको प्राइस का रिस्क है कि अगर प्राइस ये कम हो गया, उसने तो उसको 42 पे कमिटमेंट कर ली कि मैं, लेकिन उसने भी तो कहीं से लेके देनी है ना, तो वो क्या करेगा, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम पॉसिबल लॉस, जो इंडिया में ट्रेडर बैठा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम पॉसिबल लॉस, he buys cotton future, he buys cotton future at a ruling future price, at a ruling future price, say rupees 4210 per quintal. He buys cotton future at a ruling future price of say rupees 4210 per quintal, ठीक है ना। तो वो अपना 4210 रुपए में कॉटन परचेज करने का कंट्रैक्ट कर लेगा फ्यूचर माह में, जब जब उसको देनी है। तो नाउ इन द मंथ ऑफ मई, अब मई का को डिलीवरी देनी है ना, नाउ इन द मंथ ऑफ मई 2010 ही डिस्कवर्स, नाउ इन द मंथ ऑफ मई 2010 ही डिस्कवर्स that the ruling spot price of cotton is, the ruling spot price of cotton is 4250 पर क्विंटल, लेकिन उसके साथ उसने एग्रीमेंट 4200 रुपए का किया हुआ है। रूलिंग स्पॉट प्राइस ऑफ कॉटन इज 4250 रुपए पर क्विंटल। नेक्स्ट, एज ही हैड कंट्रैक्टेड टू शिप, नेक्स्ट, एज ही हैड contracted to ship 1000 quintal at a price of rupees 4200, 4200 रुपए का ही क्या उसका एग्रीमेंट हुआ था ना ओरिजिनल, लेकिन अब तब प्राइस जो अब हो गया 4250 रुपए हो गया, तो दैट द क्विंटल एट ए प्राइस ऑफ रुपीज, ही लॉसेज रुपीज 50 क्विंटल ऑन दिस डील, he losses rupees 50 पर क्विंटल ऑन दिस डील, तो उसको 50 रुपए का लॉस हो रहा है इस पे, क्योंकि उसने उसके साथ एग्रीमेंट 4200 रुपए में किया और आप उसको तो 4250 रुपए में मार्केट में हो गया रेट उसका। तो एज ही हैड कंट्रैक्टेड, नेक्स्ट इज एज ही हैड कंट्रैक्टेड टू शिप, हाँ नहीं ठीक है, लॉस ऑफ ठीक है, ही लॉसेस रुपीज 50 क्विंटल ऑन दिस डील। नेक्स्ट, सॉरी वो आपने लाइन लिखना, बट दी फ्यूचर प्राइस also has, but the future price has also moved say to rupees 4260 पर क्विंटल, लेकिन फ्यूचर प्राइस भी 4260 रुपए क्विंटल मूव कर गया है पर क्विंटल, फिर कॉमा, in sympathy with the spot or ready, in sympathy with the spot or ready or cash price, कैश प्राइस। नेक्स्ट, अभी आप लिख लो, फिर मैं ना अगली बार आपको पूरा इसको क्लियर करूंगा। Hence he sells cotton future, hence he sells cotton future at, hence he sells cotton future at rupees 4260 per quintal, hence he sells cotton future at rupees 4260 per quintal, within bracket, which he has purchased, which he has purchased at rupees
4,200 per quintal and gains rupees 50 quintal and gains rupees 50 per quintal and gains rupees 50 per quintal. आगे लास्ट लाइन लिख लो. दिस वे इस तरीके से his loss on the spot. This way his loss on the spot or ready or cash market, spot or ready or cash market is compensated by the gain in future market. ठीक है ना. उसका वो मतलब जो उसका उसमें स्पॉट मार्केट में लॉस हुआ वो फ्यूचर मार्केट में कवर हो गया. अभी आप इतना ही जाकर करो, फिर नेक्स्ट में ना आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि ये सारा इसका क्या मतलब है. ये सारी आपकी जितनी भी फ्यूचर, स्पॉट और कैश मार्केट सारी इसमें कवर हो जाती है एक एग्जांपल के अंदर ही, कि उसने कैसे अपने प्राइस जो रिस्क है उसको कवर किया. नेक्स्ट फ्यूचर में परचेज करके एक चीज को सेल किया, फिर उसी चीज को ही परचेज किया है अपना रिस्क को कवर करने के लिए. ये एक्चुअल में होती है हेजिंग. हेजिंग यही है कि जो चीज वो बेच रहा है उसके बदले में वो खरीद भी रहा है अपने आप को प्राइस को, रिस्क को कवर करने के लिए. ठीक है ना. तो वी वाइंड अप हियर. ये अभी जो है इसका एग्जांपल है, क्योंकि ये अभी आप पढ़ना, फिर हम डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर. ये अभी मैंने आपको लिखा दिया, इसको बड़े ध्यान से करने से बड़ा समझ नहीं आता. ये एक्चुअली आई हैव आल्सो स्टडीड, ये मैं जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेनिंग्स की थी तो उसमें ये आई हैव मतलब लर्नड इट, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें डिटेल क्या है ये चीज़. ठीक है. तो वही जस्ट फिनिश इट हियर और मैं आपको अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी. चलो ठीक है. ओके देन, थैंक यू. Okay, thank you, sir. हाँ ओके. Okay, sir. ओके बाय.